वाह, ये क्या कह रही हैं आप? मॉम होश में तो हैं? इनकी बात सुनकर वो चीख उठा। इसमें इतनी हैरत वाली कौन सी बात है गासान? निकाह करवा के बच्चा पैदा करवाएंगे कोई नाजायज़ तरीके से थोड़ी। इनकी लापरवाही से की गई बात पर गासान का चेहरा सुर्ख पड़ गया। अच्छा, और बच्चा पैदा होने के बाद इसकी माँ का क्या मुस्तकबिल होगा? वो तंजिया लहजे में बोलता अपने गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। हमें सिर्फ बच्चे से गर्ज है, हमें हमारा बच्चा दे और हम बदले में इसे मज़ीद दौलत देते, किसी अच्छे लड़के से ब्याह देंगे, सारी ज़िंदगी ऐश करेगी। इनकी बातें सुनकर गासान को लग रहा था इसका सब जवाब दे जाएगा, तभी एक झटके से वहाँ से उठ गया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा मॉम, मैं किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं करूँगा, बिल्कुल भी। रायना भी इस बात की इजाज़त नहीं देगी। वो अपनी बात कहता वहाँ से जाने लगा तो राबिया सिकंदर इसे आवाज़ देखकर रोक गई। तुम इनकार नहीं कर सकते गाज, इतने सालों से तुम दोनों भाइयों को बगैर तुम्हारे बाप के अकेले पाला है। तुम लोग अगर इस मकाम पर हो तो सिर्फ मेरी वजह से। मेरी बात का इनकार किया तो क़यामत के दिन अपना दूध नहीं बख्शूंगी तुम्हें। ये वाहिद जंजीर थी जो गासान सिकंदर के बढ़ते कदमों को हमेशा रोक लिया करती थी। अब भी यही हुआ था। इसके आगे बढ़ते कदमों के साथ साथ इसके इरादे भी साख्त हो चुके थे। वैसे भी रायना को बस औलाद से मतलब है, फिर इसके लिए तुम शादी करो या ना करो, इससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे बस तुम्हारा खून, तुम्हारी औलाद चाहिए। आखिरी कील भी ठोक दी गई थी। गासान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, कर्ब से भरपूर मुस्कुराहट। ये तमाशा कब रचाया जाएगा और कौन सी लड़की कुर्बान की जाएगी? इसके सवाल पर राबिया सिकंदर नागवारी से उसे कुछ सुनाने लगी, फिर कुछ सोचकर चुप हो गई। इसकी राय लेना ज़रूरी समझा ही ना गया था। सब कुछ फाइनल हुआ और इसे हुक्म सुना दिया गया। बस हमेशा से यही तो होता आया था। ओके, मैं तैयार रहूँगा, मुख्तसर जवाब देता वो तेज़ कदम उठाता वहाँ से निकल आया तो अपनी कामयाबी पर राबिया सिकंदर भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दी। सिस्टर, ये इतना शोर क्यों हो रहा है? वो अपने ऑफिस से निकला तो इसे गैर मामूली शोर सुनाई दिया, जिस पर वो पास से गुजरती नर्स से पूछने लगा। डॉक्टर अब्दुल्ला, जिस लड़की का दिमाग का ऑपरेशन हुआ था, वो जब भी दवाई का वक्त होता है यूं ही चिल्लाने लगती है। आप 3 दिन से यहाँ नहीं थे इसलिए आपको नहीं पता अब तक। जब मैंने कह दिया कि नहीं खानी तो नहीं खानी। वो सामने खड़ी नर्स का हाथ झटक कर चीख कर बोली तो अब्दुल्ला सिकंदर नफ़ी में सर हिलाता इसकी तरफ बढ़ा। अरे ये इतना प्यारा बेबी क्यों चीख रहा है? वो इसके करीब आता बोला तो जोहा तेज़ी से सर घुमाती इसकी तरफ देखने लगी। वो इसकी फाइल पकड़कर चेक करने लगा जबकि जोहा इसे टक टक देख रही थी। जोहा, बेबी तो इतनी प्यारी और अच्छी है, फिर ऐसे गंदे बच्चों की तरह चीख क्यों रही है? वो इसे बच्चों की तरह पुकारता बोला क्योंकि इसका दिमाग 20 साल लड़की से 10 साल तक की बच्ची तक पहुंच चुका था। इसे इसी के तरीके से हैंडल किया जा सकता था। हैंडसम डॉक्टर, ये सब बहुत गंदे हैं। जोहा को इतनी कड़वी दवाई देते हैं, जोहा को नहीं खाई जाती। वो इसके नरम अंदाज पर पुरसुकून होती नर्सों की शिकायत करने लगी। जोहा बेबी को हेल्दी होने के लिए मेडिसिन तो खानी ही पड़ेगी ना, पर हम जोहा बेबी को एक इनाम दे सकते हैं, ये गंदी दवाई खाने का। वो इसके बेड के करीब चेयर घसीट कर बैठता हुआ बोला तो जोहा, जो दवाई के नाम पर बुरा सा मुंह बना रही थी, एकदम खेल उठी। कैसा इनाम हैंडसम डॉक्टर? वो पुरजोश होती पूछने लगी तो इसका जोश देखते अब्दुल्ला सिकंदर बेसाख्ता हंस दिया। हॉस्पिटल का लॉन बहुत बड़ा और प्यारा है, इसमें बहुत ज़्यादा फूल भी लगे हुए हैं। क्या जोहा देखना चाहेगी? इसकी बात पर जोहा बाकायदा अपनी जगह से उछल पड़ी। प्लीज़ हैंडसम डॉक्टर, मुझे लॉन में जाना है, मैं यहाँ रह रहकर बोर हो गई हूँ। प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो बेसब्री से बोलती इसके करीब हुई तो अब्दुल्ला सिकंदर हंसता हुआ नफ़ी में सर हिला गया। ज़रूर लेकर जाऊँगा, पर इसके लिए पहले जोहा को ये मेडिसिन खानी होगी ताकि जोहा में ताकत आए और वो पूरा लॉन घूम सके। वो मेडिसिन हाथ में पकड़कर हाथ इसके आगे बढ़ाता बोला तो वो बुरे मुंह के साथ मेडिसिन पकड़कर मुंह में डाल गई तो नसरीन ने जल्दी से इसके मुंह से पानी का गिलास लगाया। खाली, अब चलें? मेडिसिन खाकर वो हाथ की पुष्ट से होंठ साफ करती तेज़ी से बोली। वो अब्दुल्ला सिकंदर नफ़ी में सर हिलाता इसे एहतियात से अपने साथ लिए लॉन की तरफ चल दिया। इसकी मौजूदगी में पुरसुकून होती वो अब नॉन स्टॉप बोलती अब्दुल्ला सिकंदर के कान खा रही थी। वो सर झुकाकर अपने खाली हाथों की हथेलियों में मौजूद लकीरों को घूर रही थी। फिर उसने नज़र उठाकर सामने आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखा। बिल्कुल सादा सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद ही दुपट्टा सर पर ओढ़े, हर तरह की ज़ेबो आराइश से पाक इसका वजूद साकिन था। वो एक दुल्हन थी, पर क्या वाकई दुल्हनें ऐसी होती हैं? इसके दिल के किसी खाने से ये आवाज़ उठती थी जिसे वो सख्ती से दबा गई। अभी कुछ देर पहले ही काजी साहब इससे निकाह की रजामंदी और निकाह नामे पर साइन लेकर गए थे। आज वो किसी और के निकाह में जा चुकी थी, एक ऐसे इंसान से जुड़ चुकी थी जिसके बारे में कुछ नहीं जानती थी सिवाय इस बात के कि वो एक बे औलाद अमीरज़ादा है जिसे अपनी औलाद पैदा करने के लिए एक बांधी चाहिए, जो आज इसे मिल गई। वो मज़ीद सोचों में डूबती जब इसकी माँ अंदर आई। चलो, शान से जाने का वक्त हो गया है। वो आज भी बोलते हुए नज़रें चुरा रही थी। शान से अपनी जगह से उठती, इनकी तरफ बढ़ी और बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अम्मी, जैसे मैं हमेशा से आपको माँ से बढ़कर समझा, ऐसे ही काश आपने भी मुझे अपनी बेटी ही समझा होता। अल्लाह हाफिज़। एक जुमले में अपना दुख बयान करती वो सकीना जलाल को वहीं छोड़े कमरे से बाहर निकल आई। सहन में बैठी राबिया सिकंदर इसे देखते अपनी जगह से उठी और इसे अपने साथ आने का इशारा करती घर से निकल गईं।
शानसे से नज़रें घुमाकर देखा तो इसका ताज़ा ताज़ा बना शौहर कहीं भी नज़र न आया। वो सर झुकाती राबिया सिकंदर के पीछे चल दी। इसका शौहर शायद पहले ही वहाँ से जा चुका था, क्योंकि गाड़ी में इसके और राबिया सिकंदर के अलावा ड्राइवर ही था। पूरे रास्ते इन दोनों खवातीन के दरमियान कोई बात ना हुई थी। गाड़ी एक बड़े से गेट को अबूर करती एक आलीशान घर में दाखिल हुई थी। गाड़ी रुकी तो राबिया सिकंदर इसे अपने साथ आने का कहती इसे अपने साथ अंदर ले गई। शानसे जलाल खुद को ऊपर से जितनी भी मजबूत जाहिर करती, पर अंदर से इसका दिल सहम रहा था। राबिया सिकंदर ने इसे बड़े और खूबसूरत लाउंज के सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद भी इसके सामने बैठ गई। रानी, राबिया सिकंदर ने आवाज़ लगाई तो एक काम वाली फ़ौरन वहाँ हाजिर हुई। खाना लगाओ, हम आ रहे हैं। इनके हुक्म पर रानी सर हिलाती वहाँ से गायब हुई तो राबिया सिकंदर इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। देखो शानसे, तुम इस निकाह का मकसद बहुत अच्छे से जानती हो। अब मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना। इनकी बात पर शानसे का दिल बेताबी से धड़का। बज़ाहिर वो महज सर हिला गई। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया ही होगा कि ग़ज़ान की पहली बीवी औलाद पैदा नहीं कर सकती, पर तुम भी ये बात अच्छे से समझ चुकी होगी कि हमारी सोसाइटी में एक नाम है जिसे हम ख़राब नहीं कर सकते। तुम्हारी औलाद दुनिया की नज़र में रायना की औलाद होगी। हम तुम्हें यहाँ रख कर बातें नहीं बनवा सकते। रायना अपनी माँ के पास इंग्लैंड जा रही है कुछ अरसे के लिए। हमने ये फ़ैसला किया है कि तुम और ग़ज़ान कुछ माह के लिए लाहौर चले जाओ। वहाँ हमारा ऑफिस है जो ग़ज़ान संभालेगा, और जैसे ही खुशखबरी मिलेगी ग़ाज़ वापस आ जाएगा और तुम अपनी माँ के घर रह सकती हो। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया की नज़र में तुम ना आओ, और हम सबको यही बताएंगे कि रायना प्रेग्नेंट है और वो अपनी माँ के पास रह रही है, डिलीवरी तक। समझ रही हो मेरी बात? इनकी लंबी चौड़ी तफसील पर वो महज सर हिला गई। बस इतना पूछना चाहूँगी कि इस मकसद के लिए मेरा ही इंतखाब क्यों? वो दिल में मचलता सवाल लबों पर ले आई। क्योंकि मेरा ग़ज़ान बेहद खूबसूरत और वजीही है, तो मुझे इसकी बीवी भी ऐसी ही चाहिए थी, क्योंकि मुझे अपना पोता भी बहुत खूबसूरत चाहिए। मिडिल क्लास अक्सर लड़कियां इतनी खूबसूरत नहीं होती जितनी तुम हो। उम्मीद है तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। शानसे सुन पड़ते दिमाग से महज सर हिला गई। हिम्मत कहाँ बची थी कुछ कहने की। ऊपर दाएं तरफ कमरा है ग़ज़ान का, वहाँ चली जाओ। कल सुबह की फ़्लाइट है तुम दोनों की। रायना वैसे भी आज रात घर नहीं आने वाली। वो हुक्म देती बोली तो शानसे कुछ बोले बगैर इनके बताए गए कमरे की तरफ बढ़ गई। वो धड़कते दिल समेत कमरे में दाखिल हुई तो कमरा खाली था। बस बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए कमरे के दरवाजे के पास खड़ी रही। जब मज़ीद 10 मिनट भी वो बाथरूम से बाहर ना आया तो वो झिझकती हुई सोफे पर बैठ गई। मज़ीद 5 मिनट बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला तो शानसे तेज़ी से सीधी होकर बैठ गई। आप एक दूसरे पर नज़र पड़ते ही दोनों बेक वक्त बोल पड़े। दोनों की आंखों से हैरत झलक रही थी, मगर यह हैरत महज चंद पल की ही थी। इसके बाद दोनों के तासुराती सपाट हो गए थे। आप फ्रेश हो जाएं, हमें लाहौर के लिए निकलना है, मुतवाज़िन आवाज़ में कहता वो शीशे के आगे खड़ा होता अपने बाल बनाने लगा। लेकिन आपकी मम्मी ने बोला कि कल जाना है। वो कुछ देर पहले कही गई राबिया सिकंदर की बात बताने लगी। क्या आप किसी दूसरी औरत के बिस्तर पर रात गुजार लेंगी? ग़ज़ान सिकंदर इसकी तरफ मुड़ता बोला तो वो हंस दी। किसी दूसरी औरत के शौहर को भी तो अपना रही हूँ ना, भले कुछ अरसे के लिए ही सही। वो अपनी बात से इसे लाजवाब कर चुकी थी। ग़ज़ान चंद लम्हे ठहर कर सामने खड़ी हसीना को तकते गया। वो खूबसूरत थी, बहुत से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और इसे इस कदर खूबसूरत इसकी हसीन नकूश के साथ इसके चेहरे से झलकती मासूमियत बनाती थी। काली घटाओं सी लंबी सुल्फ़ें और बड़ी सियाह आँखें, तीखी नाक में चमकता छोटा सा नग और भरे भरे नाजुक लब। इसकी रंगत बहुत सफ़ेद ना थी, मगर हल्की गंदुमी रंगत इस पर खूब जचती थी। वो चंद पल इसे देखता रहा, फिर 2 कदम बढ़ता इसके नज़दीक आया। कुछ अरसे के लिए ही सही, मगर हूँ तो शौहर ही ना, और मुझे कतन मंजूर नहीं आप एक रात भी इस कमरे में रुकें। इसकी संजीदा आवाज़ में दिए गए हुक्म पर वो किसी रोबोट की मानिंद सर हिलाती बाथरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि ग़ज़ान की पुरसोच निगाहें बंद दरवाजे पर जमी थीं। वो खाना खाते ही घर से निकल आए थे। इन्हें इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने में 4 घंटे लगे थे, क्योंकि वो गाड़ी पर सफ़र कर रहे थे। अपार्टमेंट पहुंचते ही रात के 2 बज रहे थे। ये अपार्टमेंट ग़ज़ान ने पिछले महीने ही ख़रीद कर फर्निश करवाया था। शानसे उठे, हम पहुंच गए हैं। वो नीम दराज होकर सोई हुई शानसे को आवाज़ देने लगा, पर कहाँ जानता था कि शानसे जलाल नींद की किस कदर पक्की है। शानसे वो हाथ बढ़ाकर इसका नरम और मुलायम गाल थपथपाने लगा। सोने दो डार्लिंग। वो नींद में गुम मनमनाई तो ग़ज़ान सिकंदर की आंखें फैल गईं। डार्लिंग? क्या वाकई? शानसे, हम घर पहुंच गए हैं। उठ जाएं, शाबाश, अंदर जाकर आराम से सो जाइएगा। वो फिर से इसे होश दिलाने की कोशिश करने लगा। इसकी तरफ से मिले गए प्यार भरे नाम पर दिल मामूल से तेज़ धड़कने लगा। तंग मत करो जोहर डार्लिंग, सोने दो अभी, वो कसमसाती बोली, और ये कई भैंस पानी। ग़ज़ान सिकंदर अपनी ही सोच पर खफ्त सदा होकर रह गया। बिलाखिर वो झुककर इसे अपने बाजुओं में उठाता अंदर की तरफ बढ़ गया तो ड्राइवर गाड़ी वहाँ से ले गया। इसके कोमल वजूद की हिद्दत से ग़ज़ान सिकंदर का वजूद तपने लगा। वो नींद में कसमसाती इसके सीने में मुंह दे गई तो ग़ज़ान सिकंदर गहरी सांस भरता उस पर से अपनी नज़र हटा गया, मगर वजूद में हल होती हरारत का क्या करता। काम वाली उनकी आमद से बेखबर थी। काम वाली उनकी आमद से बाखबर होती पहले ही दरवाज़ा खोल चुकी थी। ग़ज़ान इसे लेता सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ता, उसे बहुत नरमी से बिस्तर पर लेटाता, इस पर कंबल दे गया।
اسے اچھے سے کور کرنے کے بعد وہ چینج کرنے کی نیت سے بیگ سے کپڑے نکالتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ معمول کے مطابق فجر کی پہلی اذان کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے موبائل پر اذان کا ریمائنڈر لگایا ہوا تھا۔ اٹھتے ہی اس کی پہلی نگاہ اپنے قریب تر لیٹے غازان سکندر پر پڑی تھی اور چند لمحے کے لیے وہ وہیں جم کر رہ گئی۔ وہ جاگتے ہوئے جس قدر سرد مزاج لگتا تھا، سوتے ہوئے اس قدر معصوم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بچوں کی سی معصومیت۔ گرے نائٹ سوٹ پہنے، تکیے کو باہوں میں پیچھے، انابی لب باہم پیوست کیے، شہد رنگ بال ماتھے پر بکھرے، وہ اسے ہینڈسم سے زیادہ معصوم لگ رہا تھا۔ نماز کا خیال آیا تو وہ دھیرے سے بستر سے نکل آئی۔ غازان کی طرف آتے اس کی ٹانگوں پر پڑا کمبل اچھے سے اسے سینے تک اوڑھا دیا کیونکہ ٹھنڈ کافی زیادہ تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ واپس بستر میں آ گئی تھی کیونکہ کافی دن سے نیند پوری نہ ہو رہی تھی۔ وہ غازان کی طرف چہرہ کیے لیٹی اور پھر اسے دیکھتے دیکھتے ہی چند لمحوں میں نیند کی وادی میں اتر گئی۔ غازان کی آنکھیں کھلیں تو سینے پر محسوس ہوتے بوجھ پر اس نے نظر جھکا کر دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کا دل رک سا گیا۔ وہ نازک کومل سا وجود اس کے سینے پر سر دھرے ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے نیند میں گم تھا۔ اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اسے شاید بال کھول کر سونے کی عادت تھی۔ غازان کے دل میں بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش ابھری تو وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کی سیاہ زلفیں اس کے چہرے سے ہٹا گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی نظر پڑتے ہی بے ساختہ غازان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بچوں کی طرح منہ کھولے سو رہی تھی اس کی تازہ تازہ بنی بیگم۔ اس کے نیمو لب دیکھتے وہ بے ساختہ ہی نظریں پھیر گیا۔ وہ کسمسا کر اس کے مزید نزدیک ہوئی تو غازان سکندر کے چہرے پر بے بسی چھا گئی۔ وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا جب اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتی وہ آنکھیں کھول گئی۔ سیاہ آنکھیں سیدھا شہد رنگ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ اتنے سرد موسم میں جب حق حلال کی بیوی سارے فاصلے مٹاتی اس قدر قریب آ جائے تو کون کافر ضبط کرتا، خود کو ظلم کرے گا۔ سراسر ناانصافی ہے یہ۔ اپنی طرف تکتا وہ گھمبیر لہجے میں بولا تو اس کا جملہ سمجھتی وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی، پر آ کر اسی تیزی سے واپس اس کے قریب ہوئی۔ وہ جو اس کے دور ہونے پر کروٹ لینے والا تھا، اس کے دوبارہ قریب آنے پر اس کے لب بے ساختہ شانزے کے گال کو چھو گئے جس پر دونوں کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میرے بال۔ اس عجیب سی سچویشن پر وہ نظریں جھکا کر روحان سی ہوتی بولی تو غازان جھک کر نرمی سے اس کے اپنی شرٹ کے بٹن میں الجھے بال چڑوا گیا۔ وہ خفت کے مارے اس پر ایک نگاہ ڈالے بغیر تیزی سے بستر سے نکلی باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر جھٹک کر مسکراتا خود بھی بستر سے نکلتا روم ہیٹر آن کرنے لگا کیونکہ اس کی زوجہ محترمہ یقیناً اب نہا کر ہی باتھ روم سے نکلنے والی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد غازان اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا تو شانزے اپنا موبائل لیتی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر عبداللہ کا نمبر وہ ان سے لے چکی تھی۔ انہیں کال کر کے زوہا کی طبیعت کا پوچھنے کے بعد وہ موبائل رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ پہلے دل کیا ماں کو بھی کال کرے مگر جو انہوں نے شانزے کے ساتھ کیا تھا مر کر بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ بے دلی سے وہ گلاس وال سے باہر دیکھنے لگی۔ چائے کی طلب ہوئی تو وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چائے بنا رہی تھی جب غازان کچن میں داخل ہوا۔ چائے بنا رہی ہیں؟ وہ اسے چولہے کے آگے کھڑا دیکھتے بولا تو محض سر ہلا گئی۔ فری ہو کر آواز دے دیجیے گا، میرا بھی چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہے۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا بولا تو وہ اس کی طرف مڑی۔ آپ کے لیے بھی بنا رہی ہوں، بس بن چکی ہے، آپ جائیں روم میں لاتی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ خوش دلی سے مسکراتا سر ہلا کر کچن سے نکل گیا۔ 5 منٹ کے بعد وہ چائے لیے بیڈ روم میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ وہ چائے کی ٹرے بیڈ پر رکھتی خود دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی تو غازان موبائل سائڈ پر رکھتا اس کی طرف مڑا۔ اتنی ٹھنڈ میں صرف یہ باریک سی چادر میں گھوم رہی ہیں آپ؟ چلیں پہلے اٹھ کر جیکٹ پہنیں، گرم شال لیں، پھر بستر میں آ کر بیٹھیں۔ دسمبر کا موسم چل رہا تھا، ایسے میں اچھی خاصی سردی تھی۔ اس کی بات پر وہ بغیر کوئی جواب دیے خود کمبل درست کرنے لگی۔ شانی آپ سے کہہ رہا ہوں میں۔ اس کے منہ سے اپنے لیے شانی سنتے وہ دل تھام گئی۔ کسی نے یوں پیار سے پکارا تھا آج اسے۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، بستر میں بیٹھ گئی ہوں، آپ اٹھیں گی تو سردی لگے گی مزید۔ وہ اسے دیکھے بغیر بولی تو وہ کمبل ہٹاتا بیڈ سے اتر گیا۔ اتنے باریک کپڑوں میں سردی تو لگے گی، آپ بیٹھی رہیں، مجھے بتائیں کس بیگ میں پڑی ہے جیکٹ یا کوئی جرسی، میں لا دیتا ہوں، اور صابرہ سے کہہ کر اپنا سامان بھی الماری میں سیٹ کروا لیں آج۔ وہ اس کی سائڈ پر آتا بولا تو شان سے گہرا سانس بھر گئی۔ میرے پاس ایک ہی جیکٹ تھی جو ہسپتال میں رہ گئی ہے، میرے پاس یہ چادر ہے، اس میں سردی نہیں محسوس ہو رہی۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھی جو اپنی حقیقت چھپاتے۔ اگر وہ مشکل زندگی گزار رہی تھی تو اسے اس پر کوئی شکایت نہ تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے لیے صرف بے حد ضرورت کی چیزیں ہی خریدی تھیں، ورنہ وہ ہمیشہ صبر شکر کر لیا کرتی تھی۔ غازان چند پل ہی یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ شانزے اسے اگنور کرتی اپنا کپ اٹھا گئی۔ یہ پکڑیں اور پہنیں۔ 2 منٹ کے بعد وہ پھر اس کے پاس موجود تھا۔ اس کی بات پر شانزے اس کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں اپنی جیکٹ اور شال پکڑے کھڑا تھا۔ دیکھ کیا رہی ہیں؟ چائے پی لیں، پھر شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ خود پہن لیں گی یا میں پہنا دوں؟ اس کی حتمی آواز پر اس نے اس کے ہاتھ سے جیکٹ لی، شال بھی پکڑنے لگی جب وہ ہاتھ پیچھے کر گیا۔ پہلے یہ پہن لیں پھر پکڑتا ہوں، جلدی کریں شانی، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس کی بات پر وہ جذبت سی ہو گئی۔ وہ بھلا کیسے اس کے سامنے دوپٹہ اتار سکتی تھی؟ جلدی کریں شانی، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ پھر سے بولا تو وہ دھیرے سے چادر اتار کر ایک طرف رکھتی غازان کی جیکٹ پہننے لگی۔
जैकेट से उठती भीनी भीनी खुशबू शानसे के हवासों पर सवार होने लगी। वो जैकेट पहन चुकी तो खाजान झुककर इसके कांधों के गिर्द अपनी मर्दाना बादामी रंग की शाल ओढ़ता बेड की दूसरी साइड पर चला गया। उसकी खुशबू अपने इस कदर करीब महसूस करती शान से आंखें बंद करती गहरा सांस भर गई। किस कदर महसूस कर रही थी वो इस वक्त खुद को, मगर जानती थी ये सब वक्ती है। तभी सर झटक कर चाय पीने लगी। जैकेट और शाल से उठती खाजान सिकंदर की खुशबू से मुसलसल हिसार में कैद किए हुए थी।